गुड मॉर्निंग सभी जो छात्र हैं, बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, कक्षा 10 के, कक्षा 12 के, उन सभी को नमस्कार। श्री साई शिक्षण संस्थान के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अब हम आज जो दूसरा टॉपिक है कृषि का, जो कल हमने देखा था स्थानांतरण कृषि, आज हम जीविका निर्वाह कृषि का जो टॉपिक लेंगे। हमने एक टॉपिक जो स्थानांतरण कृषि का वो क्लियर हो गया है। अब दूसरा टॉपिक है जीविका निर्वाह कृषि। तो आप देखिए जीविका निर्वाह कृषि। जीविका निर्वाह कृषि स्थानांतरण कृषि और जीविका निर्वाह कृषि में क्या अंतर है, यह अब स्पष्ट हो जाएगा। एक एक टॉपिक स्थानांतरण कृषि के बाद जीविका निर्वाह कृषि, और जीविका निर्वाह कृषि के बाद जो नगद या मुद्रादायनी कृषि है क्या वो करेंगे। तो अब जीविका निर्वाह कृषि, यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है, उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जनसंख्या अधिक हो और भूमि का भाग छोटा हो तथा इस कृषि में केवल उन्हीं फसलों को बोया जाता है, जो केवल खाने योग्य हो। यानी ये कृषि उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है जहां जनसंख्या अधिक हो और भूमि का भाग छोटा हो, यानी भूमि कम, उन्हीं क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है और केवल उन्हीं फसलों को इसमें बोया जाता है जो केवल क्यों खाने योग्य हो। जैसे गेहूं है, चावल है, वो बोई जाती है। और इसमें एक और है, इसमें कृषि के पुराने औजारों से, पुराने औजारों से कृषि की जाती है। जैसे हल आदि उपकरण काम में लिए जाते हैं। यानी ये कृषि पुराने औजार जैसे हल है, दाव है, या पुराने जो औजार है उन्हीं से ये कृषि की जाती है। और एक भूमि का बहुत छोटा सा भाग होता है इसमें, और केवल उन्हीं जो फसलें होती है जैसे खाने योग्य है, गेहूं है, चावल है, वो इसमें बोई जाती है। तो ये आपने देखा स्थानांतरण कृषि के बाद जीविका निर्वाह कृषि। यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या अत्यधिक हो या जनसंख्या का दबाव घनत्व जिसको बोलते हैं वो ज्यादा हो और भूमि का भाग क्या हो, छोटा हो। केवल अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कृषि की जाती है। इसमें जो नकदी है या जो पैसे प्राप्त होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं, क्योंकि इसमें खाद्यान्न फसलों को ही बढ़ावा दिया जाता है। ये हमने देखा जीविका निर्वाह कृषि। तो हमने दो टॉपिक कर लिए, एक कर लिया स्थानांतरण कृषि का, एक कर लिया जीविका निर्वाह कृषि का। अब आप टॉपिक से भी समझ सकते हैं कि जीविका निर्वाह अर्थात अपने जीवन को पालने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए जो कृषि की जाती है वो जीविका निर्वाह कृषि है। धन्यवाद। अब अगला जो एक टॉपिक है
वो हम करते हैं हरित क्रांति का। मैंने हरित क्रांति का एक क्वेश्चन लिखा दिया था, अब दूसरा जो क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा। आज केवल एक टॉपिक करेंगे जीवन निर्वाह कृषि का, और उसके बाद में 2 प्रश्न मैं लिखूंगा और उसके उत्तर बताऊंगा। अब बात करते हैं हरित क्रांति की, तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। हरित क्रांति हरित क्रांति हरित क्रांति हरित क्रांति के जो जनक है विश्व में, वो तो मैंने पहले ही बता दिया है, कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है भाई? एम एस स्वामीनाथन। यानी विश्व में हरित क्रांति के जो हरित क्रांति के जनक है, हरित क्रांति के जनक विश्व में, वो तो है नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में तो हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन। अब हरित क्रांति की 1 और 2 क्वेश्चन है, वो मोस्ट है, तो वो देखिए। हरित क्रांति में जो सबसे ज्यादा जिस फसल को फायदा हुआ, जिस हरित क्रांति में जिस फसल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ या सबसे ज्यादा जो बढ़ावा दिया गया, हरित क्रांति में जो सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया, वो जो सबसे ज्यादा बोई गई वो थी गेहूं। ये भी कई बार पूछ सकते हैं कि हरित क्रांति में सबसे ज्यादा फायदा किस फसल को हुआ, तो गेहूं। और अब मानचित्र, बोर्ड के विद्यार्थी 10वीं क्लास में जो मानचित्र संबंधी आते हैं, भारत में 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, उसमें भी कई बार पूछ लेते हैं, तो किन राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ हरित क्रांति में? तो किन राज्यों को हरित क्रांति में सबसे ज्यादा, तो किन राज्यों को हरित क्रांति में, यानी हरित क्रांति में सबसे ज्यादा लाभ किन राज्यों को मिला, उनमें देखिए ये मानचित्र में भी आपसे भरवा सकते हैं। तो हरित क्रांति में किन राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ये मोस्ट क्वेश्चन है, हरियाणा। यानी 4 क्वेश्चन है। हरित क्रांति के जो जनक है विश्व में, वो तो है नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के जनक है वो है एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जो बढ़ावा दिया गया फसल थी, जो फायदा हुआ, सबसे ज्यादा बोई गई, वो थी गेहूं की फसल। और किन राज्यों को हरित क्रांति में सबसे ज्यादा फायदा हुआ, वो है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ये मानचित्र में भी भरवा सकते हैं। अब आपका एक और मौसम में जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूं, कई बार इसको पूछा गया है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है? यानी भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है?
बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहा गया है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों कहा गया है, देखिए इसका उत्तर, क्योंकि भारतीय कृषि अधिकांश किस पर आधारित है, मानसून पर आधारित है। किस पे आधारित है, मानसून पर आधारित है, यानी भारतीय कृषि है क्योंकि भारतीय कृषि अधिकांश मानसून पर आधारित है। जब वर्षा होती है, जब मानसून आता है, तभी अधिकांश राज्यों में कृषि होती है, अन्यथा वो कृषि नहीं होती, अकाल की स्थिति हो जाती है। अब जुआ क्यों कहा है, क्योंकि जुआ इसलिए कहा है, जुआ इसलिए कहा है क्योंकि अधिकांश वर्षा होने से बाढ़ के हालात बन जाते हैं और वर्षा न होने पर अकाल की स्थिति हो जाती है। यानी वर्षा यदि अत्यधिक होगी तो क्या हो जाएगी, बाढ़ के हालात बन जाएंगे, यानी जो फसल है वो क्या है, या तो होगी नहीं, और होगी तो वो बाढ़ के साथ बह जाएगी, और यदि बरसात नहीं होगी तो वो किसमें, अकाल की स्थिति में हो जाएगी। इसलिए इसको, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा है। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा है। इसलिए भारतीय कृषि को क्या कहा है, मानसून का जुआ कहा है, क्योंकि हमने देखा कि भारत का जो मानसून है वो जून और जुलाई में आता है, और कई बार क्या होता है, ना जून में आता है ना जुलाई में आता है, और उस स्थिति में भारतीय जो कृषि है उसका अधिकांश भाग मानसून पर टिका हुआ है। तो अत्यधिक वर्षा होने पर बाढ़ के साथ फसलें बह जाती है, और न होने पर अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। तो बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं वो ध्यान दें कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ इसलिए कहा जाता है, ये मोस्ट क्वेश्चन है। हमने देखा पहले स्थानांतरण कृषि, और उसके बाद में जीविका निर्माण कृषि, उसके बाद में हरित क्रांति के 4 क्वेश्चन मैंने बताए, और अब आपको मोस्ट क्वेश्चन आपके जो है वो बताया कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है। अब हम जो अगला पॉइंट है, अगली कृषि के प्रकार है वो देखेंगे, नकदी कृषि।